मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज कुछ नया करते हैं, आज कुछ नई बातें आपसे बात करते हैं। एक बेरोज़गार बच्चा कैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनता है, उसके क्या क्या अनुभव होते हैं बेरोज़गारी के, उसकी तैयारी के क्या अनुभव होते हैं, और जब उसका सिलेक्शन हो जाता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे तो क्या अनुभव होते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शुभम से, जो अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। इस बार एसएससी सीजीएल में उनकी रैंक आई है 11। शुभम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू। और आप आए। तो आज इस इंटरव्यू को बहुत डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग जितने भी कमेंट करते हैं उन सारे कमेंटों के सवाल आज यहाँ पे लिए जाए और इस बच्चे से पूछे जाए। ऐसे ही मैंने बहुत सारे जो पॉडकास्ट किए उनमें जितने भी क्वेश्चन आपके आते थे, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को फ्रेम किया है। तो आज करते हैं। शुभम, चल खड़ा हो यार, बढ़िया से करते हैं आज। अच्छा शुभम, पहले ये बता, पहला सवाल, जैसे अलवर से निकलकर सीधे एसएससी सीजीएल में 11वीं रैंक, जब रिजल्ट पीडीएफ में देखा अपना नाम तो पहले रिएक्शन क्या था? सर काफ़ी एक्साइटमेंट हुई थी और ये था कि मेहनत सफल हो गई। अच्छा। और सर इतना मतलब बेरोजगारी वाला प्रेशर था। हाँ। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी थी अंदर कि लोग कहते थे भाई ये कर ले, छोटी जॉब ले ले पहले। हाँ। ग्रुप डी की ले ले। हाँ, जो तेरे चाचा वाला लड़का है वो हाँ, अग्निवीर लगा हुआ है, तो तेरे को भी कहा होगा किसी ने अग्निवीर सर, कर ले। अब की बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की राजस्थान में। अच्छा। तो उसका कह रहे थे उसकी तैयारी कर ले। मैंने कहा एक बार जो लेंगे ढंग से लेंगे, आगे तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। और तैयारी करनी कब से शुरू की थी ये सीजीएल की मेन तो 2024 से की थी सर। सीजन मीन्स 2024 से तूने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन करना। और मतलब एसएससी दिमाग में आया क्यों कि भाई मुझे एसएससी करना है? सर पहले मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था, एनडीए की फिर सीडीएस की। एनडीए में क्या रहा? एसएसबी नहीं हुआ सर मेरा। रिटर्न तो 6 बार दिया था, 6 बार क्लियर होगा। एसएसबी नहीं हुआ। और सीडीएस में? सीडीएस में भी एसएसबी नहीं हुआ। तो सीडीएस के एग्जाम की तैयारी सही थी। तो मैंने देखा भाई सिलेबस एसएससी का और सीडीएस सेम है। तो आज पूरा कैरियरविल व्लॉग बनाते हैं, पूरे कैरियरविल ऑफिस का टूर कराते हैं। तो सबसे पहले इन बच्चों से मिलवाते हैं जो बैठे हुए हैं। भाई आपका स्वागत है। नाम क्या है? विजय। ये भाई है मौसम प्रजापति। मौसम प्रजापति, मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हुआ। और ये भाई का क्या नाम है? रिंकू सिंह। रिंकू सिंह। आपका? ऑडिटर सीजीटीए में हुआ है। तो अब सबका पॉडकास्ट होना है। तो आइए बात करते हैं। आजा। सर को जानता है? सर का नाम सुना हुआ है सर मैंने, अंकुल सर। अंकुल सर। सर हमारा एक ऐसे ही आज इंटरव्यू चल रहा था। ये बच्चा है, इसका नाम है शुभम, इसकी रैंक है 11। शुभम दिया। हाँ, रैंक 11 है। अच्छा। इंग्लिश में क्या स्कोर रहा? कंप्लीट सर 135 आउट ऑफ 135। 135 आउट ऑफ 135 सर। अच्छा, इंग्लिश में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके हिसाब से एक बच्चे को तैयारी करते हुए ध्यान रखनी चाहिए? सर रीडिंग पे ध्यान देना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। क्योंकि काफ़ी मेंस में काफ़ी अच्छा वो आता है इसका पोर्शन। अच्छा। और मार्क्स भी वही डिसाइड करता है ज़्यादातर। और सर ग्रामर का तो मतलब वेटेज कम है, तो उस पर इतना मतलब फोकस ना करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ अगर ज़्यादा ध्यान दें तो सही रहेगा, स्कोर बढ़िया अच्छा, है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और चीज़ें तो सर वो जो बेसिक है उन पे मतलब करते रहो। जैसे ग्रामर होगी, वोकैब होगी। हाँ, ये करते रहो सर, मतलब बढ़िया स्कोर आ जाएगा उसको। ग्रामर और वोकैब। जिनको ये पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना कंप्लीट स्टडी के लिए बहुत जरूरी है, उस पर फोकस करते हैं। नहीं तो बच्चे भटके रह जाते हैं। ग्रामर पकड़ लिया, वोकैब पकड़ ली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पीछे पड़ जाओ ना, सब हो जाता है। आरसी भी हो जाएगा, ग्रामर भी हो जाना है, वोकैब भी हो जाना है। अच्छा, एक बिगिनर बच्चे के लिए सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कैसे करना चाहिए? जैसे बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि द हिंदू पढ़ते रहो, उससे धीरे धीरे तैयार हो जाता है। बहुत सारे कहते हैं कि नहीं, पहले बेसिक ग्रामर तैयार करो फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाओ। तो एक बिगिनर बच्चे के लिए सही तरीका क्या उसको करने का? न्यूज़पेपर तो ठीक अप्रोच नहीं होती, बिगिनर्स के लिए तो नहीं होती। जिन्होंने कुछ साल तैयारी कर रखी हो, जिनको इंग्लिश की कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उनको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। बिगिनर्स को हमेशा ही जो एकेडमिक की बुक्स होती हैं क्लास 7 क्लास 8 की, उनसे स्टार्ट करना चाहिए। कारण? लैंग्वेज ईजी होती है, समझना आसान होता है। अच्छा। रिलीवेंट होता है, वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए बुक्स लिखी गई हैं। न्यूज़पेपर नॉवल का पर्पस इंग्लिश सिखाना होता भी नहीं है। और उनकी लैंग्वेज जो है वो भी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होती है, तो इनफॉर्मल होती है, नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स भी यूज होते हैं, स्लैंग भी यूज होते हैं। एकेडमिक बुक्स में ऐसा नहीं होता, उनका पर्पस ही लैंग्वेज लर्निंग है। और चैप्टर के बाद में एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जो आपने पढ़ा है उनका सॉल्व भी कर लो। उसमें वोकैब की एक्सरसाइजेस भी होती हैं, ग्रामर की भी होती हैं, आरसी की भी होती हैं। आपने प्रैक्टिस की होगा अगर, तो उन बुक्स में होता है क्रॉसवर्ड पजल्स, मैच द वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, राइट द आंसर, ये सारी एक्सरसाइज होती हैं। न्यूज़पेपर में वो भी नहीं होती, लेकिन न्यूज़पेपर बस एक चलन में आ गया। लेकिन एक चीज है सर कि हर एक बच्चा जो तैयारी कर रहा होता है ना, उसका एक मोटिव होता है कि भाई मेरे को ना इतना लंबा नहीं खींचना कि मैं 7th 8th 9th 10th पढूं। भाई मुझे ना कम से कम टाइम में इंग्लिश में
ठीक ठाक स्कोर चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे 100% दिलाओ, लेकिन मेरा 80% स्कोर आ जाए, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये कोशिश तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन अगर सच्चाई की बात की जाए तो सच्चाई ये कई बार ये पॉसिबल नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि बच्चे की स्कूलिंग कैसे है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फाउंडेशन ठीक है, तो वो शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनके लिए क्विक अप्रोच काम करेगी। लेकिन जिनको अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस में दिक्कत है, तो उनको तो टाइम लगाना ही पड़ेगा। उनके पास टाइम बचाने का कोई तरीका होता नहीं है। और वो टाइम बचाने की जो तरकीब लगाते हैं ना, उसमें गलतियां और होती हैं। यस सर। तो वो डिपेंड करता है एज पर द कैंडिडेट। अगर उसका बेस ठीक है तो वो क्विक कर सकता है, लेकिन जिसका बेस ठीक नहीं उसको तो टाइम एक बार लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और भी बताना, आप भी बताना मुझे। Yes, sir. जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा सर कि सिलेक्शन फेज पे एसएससी ने दे दिया कि सेक्शनल टाइम लगेगा। जैसे सीपीओ में सेक्शनल टाइम था, ऐसे इसमें भी सेक्शनल टाइम लगेगा। तो 15 मिनट अब हम ये कह सकते हैं, अगर हम सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट सीजीएल में भी होना है, तो 15 मिनट इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो मिलते हैं, तो उसमें कौन सी ऐसे स्किल तैयार करें कि उसका 15 मिनट का यूटिलाइजेशन हो जाए? क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिकली ऐसी आदत हो जाती है कि 8 से 10 मिनट में 25 क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। 15 मिनट तो छोड़िए, 8-10 मिनट में खत्म कर लेते हैं। अब उन्हीं 25 क्वेश्चन पे जाना है 15 मिनट पे। तो देखिए, जैसे मैथ जैसे सब्जेक्ट में तो बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की तैयारी उनकी इस माइंडसेट से हो रखी है कि भाई जो आता है जल्दी जल्दी करके आगे बढ़े, 8-10 मिनट पेपर खत्म करना है इंग्लिश वाला और बाकी उस पर जाना है। अब 15 मिनट बैठना है, तो उसका क्या इंपैक्ट जाने वाला है और उसके लिए माइंडसेट क्या रखना चाहिए बच्चे को? इंग्लिश में तो बहुत अच्छी चीज हो गई इस तरीके से देखा जाए तो। आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए ना, तो समझते हुए पढ़िए और बाद में रिव्यू जरूर करनी चाहिए। आपने भले ही आपको खूब पता है ये पार्ट एरर है और आपको खूब पता है आपने सही आंसर ही टिका है, फिर भी पढ़ो, रिव्यू करना चाहिए। उससे कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम सोच कुछ और रहते हैं, टिक किसी और को मार दिया, तो करेक्शन हमारे से हो जाते हैं। तो अगर हम डिटेल में समझते हुए क्वेश्चन को आंसर करें और रिव्यू करें हर एक क्वेश्चन को, तो ठीक है, टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, आपने जैसे सीजीएल दिया, यस सर। और मान लीजिए अब आपको सीजीएल दोबारा देना पड़े, अभी आपकी रैंक 11 है, और अब आपको ये बोला जाए कि इंग्लिश में 15 ही मिनट मिलेंगे आपको, यस सर। तो आपको क्या लगता है कि आप कौन सी और चीज कर पाओगे? क्योंकि आप लोगों की हालत अब ये है कि 8-8 मिनट में भी पूरे नंबर ला रहे हैं सर इंग्लिश में। तो या तो इंग्लिश का लेवल बढ़ना चाहिए, या मैथ की तरह कुछ कैलकुलेशन डालनी चाहिए उसमें। इंग्लिश में कुछ नहीं कर सकते, इंग्लिश में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, बस रिव्यू कर सकते हो कि जिसकी वजह से। अगर गलत हो तो कोई क्वेश्चन जैसे तो फिर वो बोर्ड वाले पेपर की तरह हो गया, पहले पूरा पेपर सोल्व करो, फिर आखिरी 10 मिनट रख दो पूरा चेक करने के लिए, चेकिंग यही। अच्छा सर, वोकैब का क्या तरीका? क्योंकि वोकैब देखिए, आज के टाइम में ना 2 टाइप की ऑडियंस आने लगी, अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। एक तो जैसे हरियाणा जैसा क्षेत्र है, राजस्थान जैसा क्षेत्र है, इसमें क्या होगा कि अब 90% बच्चा सीबीएसई पास है और 90% बच्चा जो तैयारी में आ रहा है वो सारे का सारा प्राइवेट स्कूल से है। मतलब वो प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं कि गवर्नमेंट से थोड़े से ऊपर है, लेकिन नाम प्राइवेट है और थोड़ा इंग्लिश में वो है। तो ऐसे बच्चे, एक तो इस टाइप के बच्चे, एक हमारा वो बच्चा है जो बिल्कुल ही देसी बच्चा है, जो बिल्कुल सरकारी से पढ़ा है, जिसने 6ठी क्लास से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया हमारी तरह। तो वोकैब वाला पोर्शन का क्या बेटर तरीका है, अगर वो कोई कोचिंग नहीं लेना चाहता, खुद से तैयार करना चाहता? आपने बताना सर ने, आपने भी आपने जो वोकैब तैयार की, ठीक है, एक हमें लास्ट में एक ब्रशअप करना होता है, तो कोई ना कोई तरीका, कोई बैच काम आ गया, कोई निमोनिक्स वाली तरीका काम आ गया। नहीं तो वोकैब जो रीडिंग के थ्रू इंप्रूव होते हैं ना, असली तरीका वही है कि जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होते हो, उस समय पढ़ते समय जो वर्ड्स आपके सामने आते हैं, अगर आप उनको सीखते जाओ, चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वो वर्ड्स आप क्लोज टेस्ट में भी यूज कर लोगे। उन वर्ड से जो आपको अनसीन पैसेज या PQRS में हेल्प मिलेगी, वहां भी मिल जाएगी। अगर हम वोकैब को लिस्ट के थ्रू पढ़ते हैं, जैसे बुक्स आती है तो उनमें एक वर्ड लिखा है, उसके सामने उसके 4 सिनोनिम या 4 एंटोनिम्स लिखे हुए हैं, हम इस तरीके से वोकैब पढ़ लेते हैं। ये वोकैब हमें केवल तभी हेल्प करती है जब वो वर्ड्स एंटोनिम या सिनोनिम्स में आए, ठीक है। अगर वही वर्ड्स हमें क्लोज टेस्ट में फिल करने के लिए मिल जाए तो हम कंफ्यूज जाते हैं। अब क्लोज टेस्ट में एक ब्लैंक दे रखे, 4 ऑप्शन दे रखे, हमें चारों ऑप्शन वाले वर्ड्स के मीनिंग पता है, लेकिन ये कंफ्यूजन है कौन सा यूज करें, क्योंकि हमने वोकैब को सिचुएशन से या कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके नहीं सीखा। उसको सीखने का तरीका क्या है, रोज 30-40 मिनट की रीडिंग करो। जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड्स यूज होते हैं, तो आपको एक्जैक्टली पता होता है ये वर्ड किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है और किन दूसरे वर्ड्स के साथ में यूज होता है। इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, उनके RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS कभी गलत नहीं होते। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सोशल साइंस भी इंग्लिश में पढ़ी, साइंस भी इंग्लिश में पढ़ी, मैथ्स भी इंग्लिश में पढ़ी। तो लैंग्वेज के साथ उन्होंने इतना टाइम दिया ना, उनके अपने लैंग्वेज इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो गए, उनको पता चल गया कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज होगा। भले ही उसको एक्सप्लेन ना कर पाए कि यही क्यों यूज हुआ, बाकी क्यों नहीं यूज हुआ, लेकिन उन्हें पता सही होता है।
तो वो क्या पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका तो वही होता है कि आप उसको रीडिंग के थ्रू पढ़ो। बाकी जब पेपर सर पर आ जाता है तो उतना हमारे पास टाइम नहीं होता, 2-4 हफ्ते बचे हो तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। वोकैब में अच्छा रिपीटेशन हो जाता है, वोकैब के तो काफी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। आप शुभम क्या कहना चाहोगे? सर ये रीडिंग करो, और जैसे आपको लग रहा आप है रीडिंग करते थे? रीडिंग से, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो पहले साइंस बेस इंग्लिश पहले से ही पता था भाई। लेकिन जैसे हम बहुत सारे बच्चों का सर इंटरव्यू कर रहे हैं जो अभी सिलेक्शन लेके आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं तो मुझे कई बच्चों ने कहा कि सर वो कैब का ना हवा ज़्यादा बना रखा है। अब पता है सर क्या है कि अब बच्चे का नेचर ऐसा हो गया कि तुम मतलब चीज़ तैयार करके दो भाई, तुम प्रोसेस मत लेके जाओ कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ो या तुम रीडिंग का पोर्शन। बच्चा चाहता है आजकल थोड़ा सा कि तैयार माल मिले। इंग्लिश मीडियम का है तो वो कैब का तैयार माल मिलेगा, उसका काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो हिंदी मीडियम का, जैसे हम बता रहे हैं गाँव का देहात का बच्चा, उसको तैयार माल नुकसान करेगा, क्योंकि वो जो वर्ड्स वो सीख रहा है ना, फिर वो क्लोज टेस्ट में नहीं कर पाएगा उनका यूज। वहां पे जाके वो परेशान होगा। क्लोज टेस्ट में 10 ब्लैंक है, हर एक ब्लैंक के 4 ऑप्शन है, तो कुल 40 वर्ड दे रखे हैं। 40 में से लगभग हर एक वर्ड का उसको मीनिंग पता होता है क्या है, लेकिन क्लोज टेस्ट में सही यूज नहीं कर पाता, गलत करके आता है। होता है सर शुभम? यस, मॉक में होता था मेरे साथ कभी। वो क्यों होता है सर क्योंकि सिमिलर होते हैं पर हम सोच नहीं पाते, मतलब उन वर्ड्स का ना कॉन्टेक्स्ट में यूज कैसे किया था वो नहीं पता। Yes. मीनिंग पता है, लेकिन किस तरीके के सेंटेंस में Exactly. किस तरीके के दूसरे वर्ड्स का यूज होता है वो नहीं पता। सर कोई और सवाल आप इससे पूछना चाहें? और दूसरा एक सवाल मेरा ये भी है कि जैसे 15 मिनट जो सेक्शनल करेंगे तो मैथ के साथ तो समझ में आता है, क्या इंग्लिश में कुछ ऐसा चेंज हो सकता है आने वाले वक्त में कि वो 15 मिनट जस्टिफाई हो? क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ है, हम कितना भी आंखें बंद कर ले, लेकिन जितना बच्चा सिलेक्शन ले रहा है ना उसमें से 90% बच्चा श्योर है कि उसने 25 क्वेश्चन इंग्लिश में करने तो 8 से 10 मिनट में कर देता है। इसका मैं एक बताता हूँ, एक हमारी ना रियल लाइफ से मतलब एक एग्जांपल होता है। जैसे कोई पर्सन है जिसको साइकिल चलानी आती है, कार चलानी आती है, बाइक चलानी आती है, मतलब साइकिल की बात कर लेते हैं, अच्छी चलानी आती है, तो वो स्लो चला लेगा। उसको कंट्रोल होता है, आगे नाली आ गई, गड्ढा आ गया तो वो स्लो स्पीड में निकाल लेता है। जिसका कंट्रोल नहीं होता ना, वो या तो बहुत तेज निकालेगा नहीं तो वो गिरेगा। यही वो कैब में यही इंग्लिश में अगर हम चाहते हैं वो 15 मिनट्स जो हमें मिल रहे हैं हम उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएं, तो उसके लिए आपका कमांड होगा सब्जेक्ट पे तो आप कर लोगे, नहीं तो आप हड़बड़ी में पढ़ के निकलोगे। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप करोगे क्या? टाइम तो दोगे नहीं उस चीज़ को। आप समझ में आए या ना आए पढ़ के आगे चले जाओगे। तो अगर हमें बात समझ में आ रही है तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो यूटिलाइज करने का तरीका यही है कि अगर आपकी कमांड है तो आप टाइम दे लोगे। जिसको कुछ नहीं आता ना वो तेज भगाता है गाड़ी, और जिसको कंट्रोल होता है वो धीरे चला पाता है। तो तरीका तो वही है। बाकी शुभम से एक क्वेश्चन, यस भाई जब आपने पहला मॉक दिया होगा तब यस सर। से लेकर लास्ट तक इम्प्रूवमेंट कितना हुआ? शुरुआत कहाँ से की थी और कहाँ तक ले गए? सर पहले मॉक दिया तो वो तो साइंस बेस दिया था, कितने सही हुए थे? उसमें मेरा स्कोर था सर कोई 32 के लगभग था, मतलब पहला। 50 हाँ। 32 ठीक। अभी कितने आए लास्ट वाले में? मॉक में 131 थे, लास्ट जो मैं मेन से पहले देके गया था 135 में। जो आपके 32 आए थे मार्क्स पहले मॉक में, उसमें आपने नंबर कहाँ कमाए थे? सर क्लोज टेस्ट जैसे आपने बताया कि साइंस बेस्ड करना ट्राई करते हैं, तो उसमें काफ़ी गलत होते हैं। जैसे 5 आते थे प्री में, तो उसमें से जैसे 2 या 3 तो गलत, मतलब शुरू में इतने होते थे गलत। और सर वो कैब जैसे नया वर्ड आ गया जो कभी सुना नहीं है, तो उसमें गलत होते थे। बाकी ग्रामर तो जैसे रूल तो नहीं पता था, तो साइंस बेस्ड लगा देता जो अब तक पढ़ते हैं लोग, वही था। कि जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उस समय आरसी और वो कैब को लेकर बड़ा फोकस होता है। यस सर। परेशान करते हैं बच्चों को, इसलिए फोकस होता है। लेकिन आज तक मैंने देखा है कि अगर बच्चे एग्जाम के बाद में या टेस्ट के बाद में मतलब मॉक टेस्ट के बाद में कभी क्वेश्चन पूछते हैं ना डाउट के लिए, तो वो हमेशा ग्रामर का होता है। अच्छा, हाँ, वो कैब के नहीं पूछते। 15-20% 100 डाउट्स पूछे गए तो 100 में से 80 डाउट ग्रामर के क्वेश्चन के ही होंगे। किसी ने वो कैब का या आरसी का पूछ दिया तो पूछ दिया, तो पूछते नहीं। ऐसा क्यों होता होगा? सर ग्रामर को इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि शुरू से पढ़ते हैं ना, क्लासेस में भी ग्रामर को इम्पोर्टेंस दी जाती है ज़्यादा। डाउट्स जो होते हैं वो 80% डाउट ग्रामर के ही होते हैं। हाँ, कोई चिल्लाए कुछ भी, उनके लेकिन जब कोई पेपर होता है ना तो बच्चे जैसे पूछते हैं, बच्चे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आएंगे दुनिया भर के। अभी जैसे सीडीएस का पेपर हो गया, किसी का भी हो गया, तो जो हमारे पास डाउट्स आते हैं वो सारे डाउट्स आते ही ग्रामर के क्वेश्चंस के। वो कैब के क्वेश्चन का कोई डाउट नहीं पूछता, आरसी का भी कोई डाउट नहीं पूछता, सारे डाउट ग्रामर के क्यों आते हैं? और ऐसा भी तो होता है ना कि ग्रामर में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं सर, आप टीचर्स के बीच में। हाँ, ऐसा भी तो हो जाता है। लेकिन इसका एक सारे बच्चे जो देख रहे हैं सबके लिए एक बढ़िया सा इंतजाम बताता हूँ। आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ। मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्शन हुआ तो मैं भी सर से पढ़ा हुआ हूँ। इसका एक रामबाण तरीका है, एक चैनल है कैरियरविल इंग्लिश के नाम से। ठीक है, उस पर क्या, और ये देखो कोई पैसा नहीं लगाना किसी चीज़ में। कैरियरविल इंग्लिश के नाम से एक यूट्यूब चैनल है,
60 रूल अभी डले हुए हैं। वो 60 रूल ऐसे हैं कि अगर आपका बेसिक अच्छा है नहीं है, वो 60 रूल आप एक बार इतना गहराई से समझ जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद इंग्लिश में ग्रामर में आपको कहीं दिक्कत फंसने वाली है। तो एक बार जाके वो 60 रूल वाला पंगा सोल्व कर लो। रही वो कैब की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक आप उसका यूज नहीं समझेंगे तो आप हंसते रहेंगे, उसको रटते रहेंगे, तो एक कॉन्टेक्स्ट में ही उसका मीनिंग पता होगा। मीनिंग पता, लेकिन कॉन्टेक्चुअल यूज नहीं पता कहाँ करें। थैंक यू सर, आपका थैंक यू बहुत बहुत। ठीक है सोम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, कुमेर आ जाओ, आइए मिलवाते हैं आपको गोपाल सर से। ये सर शुभम बच्चा है। आपने जीवन में कुछ किया है सर आज तक? नहीं सर। इधर करो भाई, फोकस ऑन द फेस। सारा ही बच्चा है सर शुभम, इसकी रैंक है 11। अरे वाह। और आज हम कुछ नया करने की सोच रहे थे, उसी बीच में आपको पता चला कि वीडियो बन रही है, आप नीचे आ गए। अब सर आपके साथ एक स्मार्ट बंदा खड़ा होना चाहिए। तभी तो हम दोनों खड़े हैं हाइट के हिसाब। चलो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। बताओ भाई कि इंग्लिश का जो डर होता है, जो हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है पढ़ने वाला, उसको जो इंग्लिश का जो डर होता है उस पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? सर पहले तो कोर्स ढंग से कर लो आप समझ के, फिर बाद में रीडिंग भी कंटिन्यू करो। जैसे आपको समझ नहीं आ रही तो स्टोरी बुक से स्टार्ट करो, फिर लेवल उठाते जाओ धीरे धीरे, तो होने लगेगी सर। धीरे टाइम लगेगा पर हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये मैथ इतना डराता क्यों है? मैं सर मेरे को भी डराता था, फिर राकेश यादव सर से वो पढ़ी अर्थमेटिक, उसके बाद सही हो गया, कॉन्सेप्ट बनने लगे तो उसके बाद मजा आने लगा सर। अच्छा एक सवाल जेन्युइन बताना। अच्छा, इंग्लिश तेज करने का एक तरीका और भी है, गर्लफ्रेंड ठीक सी बनाओ, वो तुम्हें तेज कर देगी। सर की इंग्लिश इसी वजह से तेज हुई है। अच्छा एक चीज और भी है अभी के इंग्लिश में ऐसा हो गया कि लगभग बच्चे 100% स्कोर कर रहे हैं। अदरवाइज एक टाइम था, जब हमारा टाइम था, जब मैंने 2014 में सिलेक्शन लिया या 2015-16 तक, कि बच्चों के 100% स्कोर कभी इंग्लिश में नहीं आता था। बल्कि जब पेपर का एनालिसिस होता था, मतलब जब पेपर दे देते थे, उसका टीचरों की लड़ाई मचती थी आपस बहुत में। कम टीचर करते थे सर कि कहीं इंसल्ट ना हो जाए, कि मेरा आंसर गलत ना हो जाए और दूसरा सही कोई आंसर ना तो बताए। अब ऐसा हो रहा है? अब नहीं हो रहा सर। अब क्या है ना कि बच्चों को ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल गया है। अच्छा, आपके हिसाब से अगर किसी बच्चे को 2 महीने में तैयारी करनी हो इंग्लिश की अच्छे से, तो क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए उसको? और एक ऐसा बच्चा जो अबव एवरेज लेवल है, प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो जैसे मेरे YouTube चैनल पे खुद के टॉप 50 अपने रूल्स YouTube पढ़े में हैं। प्रमोशन मार रहे हैं। नहीं प्रमोशन नहीं सर, ये जेन्युइनली कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं, उन रूल्स को टू द पॉइंट कटाकट उनको रिवाइज कर ले। आपने डाली है ऐसी कोई वीडियो? हाँ डली हुई सर। क्या नाम वीडियो का? टॉप 50 रूल्स ऑफ ग्रामर। ये कब डाली थी? सर बहुत डिमांड में रहा, आप देखे नहीं है। और उसके साथ साथ सर वोकैबुलरीज को ना बच्चे जो रटते हैं वो बहुत बड़े नुकसान में है। वोकैबुलरीज को समझना चाहिए रूट लेवल पर, क्योंकि एक शब्द को समझा तो वही आपका सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर जगह काम आता है। तो जो समझते नहीं है वो वोकैब में मारे जाते हैं, और इन्हीं दोनों की कमी की वजह से कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में डैमेज होता है। कि बच्चों को कह दिया जाता है सीधा न्यूज़पेपर पढ़ लो। अरे वोकैबुलरी नहीं है बेसिक आपकी, और आपकी बेसिक ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप क्या पढ़ोगे न्यूज़पेपर में? तो ये बड़ा डैमेज है सर। और अभी एक चीज ये भी है कि देखो जीएस में तो मुझे लगता है कि आप एक तैयारी के बाद एक एवरेज स्कोर पे पहुंचते हो। टॉप स्कोर पे पहुंचना तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, टीचर्स के से भी ना पहुंचा जाए। और मैथ में अगर आपकी एक बिलो एवरेज भी तैयारी है, तब भी आप 100% स्कोर के करीब पहुंच जाते हो। जीएस का तो ऐसा कंटेंट है कि आप गूगल से सर्च कर लो और वो कैमरे के पीछे लिखा हुआ है, आप उसको बताते जाओ, बच्चा उससे उलझा रहेगा कि अरे वाह बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है। अगर टीचर को भी दिया जाए तो जीएस में शायद फुल स्कोर कोई कर पाए। हाँ, नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसी रैंक अच्छी लानी है ना, कि 11वीं रैंक लानी है, टॉप 10 रैंक लानी है, या टॉप 100 रैंक लानी है, तो मुझे लगता है इंग्लिश को आपको मतलब बहुत जबरदस्त लेवल पे पकड़ बनानी होगी, तभी ऐसा संभव है। आप आओ बच्चे, आपका मध्य प्रदेश पुलिस सिपाही में हुआ है ना, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इंग्लिश से डर क्यों है? मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे होते हैं, या यूपी पुलिस कांस्टेबल की डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे होते हैं, उनको ये डर है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है। तो कौन सी कारण है कि जैसे आपने ट्राई किया कि भाई मैंने वो क्या पढ़ना शुरू किया, सर मेरे को समझ ही नहीं आया, मैंने ग्रामर के रूल देखने शुरू किए, समझ नहीं आया, या जैसे मान लीजिए मैंने किसी टीचर की क्लास उठाई और पता चला कि वो सारा 200 घंटे में इंग्लिश पढ़ा रहा है और वो मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं है,
तो ऐसा लगा कुछ और था। ये चीज़ें हैं कि बुकैब वुकैब समझ में नहीं आती हैं, कुछ इतने वर्ड कभी देखे नहीं है और कभी सुने नहीं है, तो इन्हीं सब चीज़ें हमें डर लगता है। अच्छा वो कैब से आप तो कभी सिंसियरली ट्राई किया है? सिंसियरली किया था तो कुछ समझ में आने लगा था फिर, लेकिन फिर भी वही चीज़ें कुछ टाइम रहता था फिर हट जाता था। हाँ, क्योंकि आज के टाइम में भाई हर किसी को अच्छी पोस्ट चाहिए, है ना? तो हर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता है, तो कौन कांस्टेबल बनना चाहेगा? लेकिन क्या है कि रोजगार की डिमांड है तो रोजगार है। देखो आप लोगों का मैथ अच्छा है ही, क्योंकि इसमें ना कोई बड़ी चीज नहीं है कि जो एसएससी सीजीएल में मैथ पूछा जा रहा है ना, उससे 3 गुना मुश्किल सवाल रेलवे ग्रुप डी में पूछे हुए हैं। जीडी में कंपाउंड इंटरेस्ट के इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो आज तक सीजीएल ने कभी नहीं पूछे। तो इसका मतलब मैथ तो आप लोगों का सॉलिड है ही, रीजनिंग आप लोगों का सॉलिड है, और जीएस में आप लोगों से ज्यादा रट्टे कौन मारता होगा, ये तो है ना? बात है। क्या पूछ लिया जाए कुछ नहीं पता, तो मतलब कहीं ना कहीं मामला फंसता है इंग्लिश में। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहो इंग्लिश में सर? जब भी कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी शुरू करे तो उसको ना एक चीज सुधारनी पड़ेगी, स्कूल में उसके साथ इंग्लिश को लेकर क्या हुआ, उस फोबिया को, उस डर को बिल्कुल दिमाग से निकालना पड़ेगा। स्कूल में टीचर ने नहीं पढ़ाया, ग्रामर समझ नहीं आई, इंग्लिश अच्छे से नहीं बन पाई, वो भूलना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी बिल्कुल एक डिफरेंट जोन है। चाहे वो आप मैथ्स में बात कर लो चाहे इंग्लिश में बात कर लो। जैसे भी ये भाई कह रहा है कि मैं पकड़ नहीं पाया इंग्लिश को, डेफिनेटली इसका स्कूल का वो बुरा एक्सपीरियंस जो है ना, इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो अब जुड़ रहे हैं वो यही कहते हैं कि सर कैसे मैनेज करें। भूलना पड़ेगा, स्कूल का एक अलग डिसिप्लिन है, अलग सिलेबस है। कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपको खुद से भूखा भेड़िया बनना पड़ेगा, तब चीजें निकल पाती हैं सर। भाई एक टीचर का नाम बताता हूँ, इंद्रजीत शर्मा, ठीक है? 20-25 घंटे पढ़ाता हो, लेकिन उस 20-25 घंटे में एक फायदा हो जाएगा आपका कि 50 नंबर का अगर पेपर है ना, 50 में से 30 से ज्यादा नंबर ले आओ, और इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना सर बता रहे हैं, भूखा भेड़िया टाइप। और इतना साला फिर हम क्या करेंगे मैथ वाले ये भूखा भेड़िया इंग्लिश में बनाएंगे तो है। और ऐसा नहीं है, आप एक बार ट्राई करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको इंग्लिश मन नहीं था। देखो हम सभी सरकारी स्कूल से पढ़े, हमने 6ठी क्लास से इंग्लिश पढ़ी है ना? लेकिन सीखने जाते हैं तो सीखा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा जाता। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि वो प्रोसेस इतना डिटेल हो जाता है। देखो 2 तरीके की चीजें, अब जैसे इस बच्चे के 135 में 135 नंबर आए मेंस में इंग्लिश के। यस। आपके कितने इंग्लिश में बच्चे? 120। आपके 135। ये भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी 135 में 135 लाए। देखिए इनकी तैयारी है ना थोड़ा डिफरेंट लेवल पे होगी, लेकिन जो बच्चा है ना 135 में से 110 नंबर भी लाया होगा ना, उसका भी एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, इनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गई, इनको इनका जो कमिश्नरेट है वो इनके नजदीक के घर का मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी होगा कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऐसा होगा कि जिसके इनसे काफी नंबर कम होंगे, लेकिन वो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना, लेकिन उसको दूसरा मिल गया। तो मतलब 2 तरीके की है कि बहुत बार जरूरी नहीं कि हम 100% के लिए मारे उसको ट्राई, लेकिन अगर वो इतना भी सीख ले कि सिलेक्शन हो जाए तो वो जरूरी चीज है ना? तो करना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। वही है ना सर, बीच में पेपर के लेवल को लेकर भी थोड़ी परेशानी हो जाती है। बीच में एडिक्विटी ने इतना अच्छा लेवल फेंक दिया कि अच्छे से अच्छा बच्चा हिल गया उसमें, तो वहाँ मीडियम रेंज की तैयारी थोड़ी सी चैलेंज हो जाती है। तो मतलब वही है, परसेप्शन ये बना के चलना पड़ेगा कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट ही आएगा, हमें सब कुछ अच्छे से तैयार करना है। तो जो क्विक फिक्सेस है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत। अच्छा एक चीज मुझे शॉर्ट 60 वाले गौरव सर कह रहे थे, आप लोग भी मुझे सजेस्ट करना सारे, और ये मैं केरेवल के लिए भी पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे एडिक्विटी पैटर्न पे ना जो नए क्वेश्चंस बने, इस तरीके से प्रैक्टिस की कोई भी बुक मार्केट में आई नहीं। आज भी जो किताबें हो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो टीसीएस वाले पैटर्न को पकड़ रही हैं। जो एडिक्विटी पैटर्न पे जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं नहीं, बनाने पड़ेंगे। तो क्या ऐसा सच में है, या आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? जैसे सर ने कहा कि भाई एडिक्विटी ने थोड़े डिफरेंट बनाए, आप लोगों का क्या सजेशन है? सर वर्ड से लेके फ्रेज पे शिफ्ट हो गई सर। जैसे पहले वर्ड होता था सर, उसमें नाउन को नाउन ऐसे बोलते थे। बाद में सर ऐसा हो गया कि फ्रेज हो गया सर, कि एडवर्ब भी फ्रेज हो गया, नाउन का फ्रेज हो गया सर। बस जो वर्ड पे पहले आता था सर वो फ्रेज पे शिफ्ट होगा, इतना ही फर्क आया सर, बाकी तो कुछ फर्क नहीं आया सर इसमें। मतलब जो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जिसने पढ़ा होगा ना सर, कि अंडरस्टैंडिंग से ही पता लग गया कि वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उसको पता लग जाता है सर। मतलब जैसे स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं सर, जैसे जयदीप सर पढ़ाते हैं, सर वर्मा सर पढ़ाते हैं,
जैसे मैंने शुरू में सर सबसे पहले बैच जो तैयारी कर लिया था सर गोपाल सर किया था। जब शुरू से मैं तैयारी करते रहते हैं थोड़ा सा पता लगता है कि नंबर कम आ रहे हैं, फिर ऐसे एडिक्यूटी का पैटर्न आया सर। जैसे कोई सेंटेंस है सर तो उसमें से तोड़ देंगे सर, जैसे राकेश सर इज ए गुड टीचर, ऐसे में वर्ड्स के तोड़ ही इज वेरी नाइस मेरे को लग रहा है जैसे सर राकेश सर मतलब सर लगाना पड़ेगा सामने से राकेश सर। तो ये जो नाम है सर पता लगा ये आगे लिख दिया सर नाम ने, ये किस प्रकार का नाम है सर, ये प्रॉपर नाउन हो गया सर। इज एक हेल्पिंग वर्ब होगी या ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी क्योंकि इसके आगे कोई वर्ब नहीं है। और ए आर्टिकल हो गया, डिटरमिनर या इसके ऊपर डिटरमिनर बोलते हैं सर। और टीचर जो एक नाउन हो गया सर। ये तो यहाँ से तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे ना सर, तो इसमें गलती करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आप बताओ यार शुभम, आप क्या कह रहे हो इस चीज पे? मैं सवाल फिर से दोहराता हूँ। जैसे शोर शिक्षिका बुरकुल है, तो उन्होंने देखा इस चीज की डिमांड बताई मुझे कि यार आपको ना एक ऐसी बुक लानी चाहिए मार्केट में जो एडुकेटिव पैटर्न पे जिसके सारे क्वेश्चंस हो। तो इसकी जरूरत है कि नहीं? सर वो तो एआई से पेपर सेट करते हैं मुझे लगता है, क्योंकि मल्टीपल आंसर करेक्ट होते हैं उसमें। अच्छा ऐसा है? हाँ सर, कभी मतलब ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने पहले तो दूसरा आंसर दिया और फिर चेंज करके फाइनल में दूसरा आंसर कर दिया। तो ये एआई का वो है सर, मतलब स्टूडेंट का तो इसमें कोई रोल नहीं है, जो पुरानी तैयारी चलती आ रही है उस हिसाब से तो सही है सर वो। अच्छा चलो, तुम दोनों को मैं एक ऑफर देता हूँ। यस सर। तुम दोनों की इंग्लिश अच्छी है ठीक है जी। और इसका एक्सप्रेशन का तरीका बहुत अच्छा है। रहने वाले कहाँ कब से? हरियाणा। 500% वैसे। मैं तुम दोनों को ना 11 लाख रुपए देता हूँ। तुम दोनों मेरे लिए ना किताब लिखे दो हैं, हाँ आधे कर लें। एक किताब लिखो इंग्लिश की नई पैटर्न पे, और जीवन भर उसकी जो रॉयल्टी आएगी वो तुम दोनों को ट्रांसफर होती रहेगी। लेकिन किताब इतनी बेहतरीन लिखो जो बिल्कुल नए पैटर्न के क्वेश्चन हो, क्योंकि स्टूडेंट ही जानता है अब डिमांड क्या है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुमको, 15-20 दिन बैठो, ठीक है। और आज तुम दोनों को मैं करवाता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले, लेकिन 15-20 दिन में लिखो क्योंकि मुझे बहुतों ने कहा और उसकी डिमांड है। अच्छा गोपाल सर, आपकी जो किताब है उसमें है नए पैटर्न के सवाल के नहीं है? इंग्लिश एक्विवन का नया एडिशन एडिक्विटी पैटर्न पर मेरा पूरा तैयार हो चुका है। प्रूफ रीडिंग फाइनल हो रही है, नेक्स्ट मंथ में मैं लॉन्च कर रहा हूँ। आपने एनडीए के थ्रू भी एसएसबी दिया? यस सर। फिर सीडीएस के थ्रू? सीडीएस के थ्रू दिया। तो और आप मतलब बिल्कुल साधारण से बच्चे भी है, तो मुझे ऐसी कोई कमी नजर नहीं आ रही जिस वजह से एसएसबी नहीं हुआ। आपका क्या असेसमेंट था एसएसबी क्यों नहीं हो पाने? सर स्पोकन इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी, अच्छा, तो उस वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था मतलब क्या सोच रहा हूँ, तो इस वजह से तो लैंग्वेज बैरियर थोड़ा लगा मेरे को। और एक थोड़ा सॉफ्ट भी बोल रहा है। हाँ यस सर। है ना, जैसे वो हरियाणा वाला है वो पूरा तेज तरह लड़का है वो। तो एक यही कमी रही, कुछ और भी लगा? इंग्लिश स्पोकन ही मेरे को लगा, मतलब यही नहीं। तो कभी इसको बहुत सारे बच्चों का, जैसे जो हमारे साइड के हरियाणा राजस्थान की यूपी बिहार के बच्चे हैं, यस सर। इनकी मुझे लगता है स्पोकन इंग्लिश तो हमेशा ही डाउन रहती है डाउन रहती है ना, या फिर बहुत अच्छे हाईफाई स्कूल में पढ़ाओ। तो इस कमी को सुधारने का कभी कोई मन नहीं हुआ कि इसे सुधार लिया जाए? सर वो तो फिर टाइम नहीं मिला, जैसे कोचिंग वोचिंग लगाते हैं कई स्पोकन इंग्लिश की, तो टाइम नहीं मिला। फिर इसमें एमएससी के लिए गया मैं। एमएससी कैसे किया हुआ? केमिस्ट्री से सर। नाइस है। जब आप इंग्लिश तैयार कर रहे थे तो इंग्लिश तैयार करने में कभी वोकैबुलरी, कभी कॉम्प्रिहेंशन, कभी वोकैबुलरी, कभी कॉम्प्रिहेंशन, ये बार बार स्विच होता है दिमाग। यार ये करता हूँ तो वो छूटता है, वो करता हूँ वो छूटता है, तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन करता है? सर ये तो वोकैब तो मतलब याद कर ली, जो मेन वर्ड है वो कर लिया। फिर आरसी की पूरी प्रैक्टिस की, तो मेरे को मतलब शिफ्ट होने की जरूरत पड़ी नहीं सर, मतलब लगता था कि हो जाएगा। मतलब अब सेक्शनल टाइमर आ रहा है, अगर आप दोबारा से पेपर दें तो आपको क्या दिक्कतें फील होंगी? जो सेक्शनल टाइमर हो गया कि हर एक सेक्शन 15 मिनट में करना है। सर इंग्लिश और इनमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनमें तो वही है 10-1 मिनट में कर लेते हैं इंग्लिश। तो इसमें बस ये कर सकते हैं कि हम दोबारा रिव्यू कर सकते हैं कि कोई आंसर गलत मार्क तो नहीं हो गया, या दोबारा पढ़ सकते हैं अगर हमें डाउट लग रहा है कोई क्वेश्चन पे कि इसके भाई ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि अब वो सिलेक्शन रेशो उसी तरह से मेंटेन रहेगा? क्योंकि पहले जो बच्चा है इंग्लिश का और जीएस का टाइम बचा के मैथ्स में इन्वेस्ट करता था, यस सर। तो क्या अब ये पॉसिबल है? 25 मिनट मेरे को भी चाहिए होते थे मैथ में करने के। टोटल 25 मिनट लगभग आप लेते थे मैथ्स? हाँ 20 से 25 मिनट। और जैसे इंग्लिश को कितना टाइम देते थे? इंग्लिश को सर मैक्सिमम 10 मिनट। जैसे अब पैटर्न चेंज हुआ था तो उसमें 10 मिनट दिए, नहीं पहले तो कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता था। नहीं, तो पहले तो 6-7 मिनट में कर देता है। जीएस भी 5-6 मिनट में हो जाती है सर अगर आता है। रीजनिंग 10 से 12 मिनट। कोई ऐसा रिग्रेट जो तैयारी करते वक्त आपको लगा कि मैं ऐसा कर सकता था पर मैं कर नहीं पाया? सर पिछली बार लगा था 24 में कि मतलब मॉक मैं कम लगा पाया था, तो इस बार वो कमी निकाल दी, पूरे मॉक लगाई पूरी साल, मतलब शुरू से लेकर एंड तक। तो किस लेवल तक सिलेबस हो जाए तब हमें मॉक लगाना चाहिए? एक बार सर सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए सिलेबस की, क्या
है मतलब कैसा है, वो सवाल आ सकते हैं पेपर में, तो उस हिसाब से आप मतलब फिर अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगे मॉक के बारे में, कब लगाना चाहिए? सर जब आपका सिलेबस अराउंड 80% हो जाए, 100% सिलेबस खत्म होने के बाद भी बच्चे के दिमाग में ही आ जाता है कि ये हो तो गया, इससे ज़्यादा और क्या करूँ। 70% 80% के आसपास जब हो जाए सिलेबस, खास तौर पर ग्रामर का, तब मॉक लगा देने शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, हम एक बात तो समझ पा रहे होंगे कि जो मॉक टेस्ट है ना, उसका सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है। यस सर, तैयारी मुझे लगता है 30% है, तो 70% रोल मॉक टेस्ट का है। यस सर, और मेरा मतलब ये सजेशन आप लोगों के लिए भी है कि जो हमारा टेस्ट विल ऐप है, जैसे मैं अभी ये करा रहा हूँ, आप बताना वो ठीक चीज़ है कि गलत चीज़ है, कि जैसे मैंने परसेंटेज पढ़ाया चैप्टर, तो परसेंटेज चैप्टर जब बच्चे को पूरी तरह खत्म करा दिया, तो उसके बाद परसेंटेज की उन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली, हमने करा दी, सारी चीज़ें हो गई। फिर मैंने क्या किया कि 10-10 क्वेश्चन के 20 टेस्ट बनाए, मॉक टेस्ट, वो हम भी कहा। ठीक है, सेक्शनल, और वो टेस्ट विल ऐप पे मैंने अपलोड किए हुए हैं। उसमें क्या किया कि वो 10 क्वेश्चन है ना, एक टाइप के, एक स्पेसिफिक टाइप के नहीं, वो मिक्स है, सारी टाइपों के मिक्स है। तो कहीं ना कहीं है ना, बच्चा शुरुआत में जब 30 से 40 मॉक देता है ना, तब जाके उसे सच मायने में ये पता चलता है कि मुझे पेपर टाइम पे खत्म कैसे करना है। यस जैसे बहुत सारे बच्चों की एक आदत होती है कि सर क्वेश्चन स्किप नहीं हो पाते, और ये भी है कि वो स्किप है ना, एक रिस्क जोन आ जाता है। जब आप किसी क्वेश्चन पे 1.5-2 मिनट इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर वो स्किप करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें है ना, बच्चे को धीरे धीरे इनिशियल स्टेज से ही मुझे लगता है करानी चाहिए। जैसा आपका पहला चैप्टर है नाउन, तो नाउन जैसे आपका खत्म हुआ, तो अब आपकी जिम्मेदारी एज ए टीचर मैं करने लग रहा हूँ, आप भी करिए कि टेस्ट विल ऐप पे नाउन के आप 20-20 क्वेश्चन के 30 टेस्ट डाल दीजिए, क्योंकि वो बच्चा फ्री है, अभी वो नई कोचिंग मतलब कोचिंग उसने नहीं स्टार्ट किया, हाँ, तो धीरे धीरे स्टार्ट करेगा। और जैसे मान लेते हैं कि हम 10 क्वेश्चन में ना 30 सेकंड के हिसाब से मैं मैथ का टाइम दे रहा हूँ, तो 30 सेकंड के हिसाब से टाइम दे दो। कई बार क्या करो, उस टाइम को थोड़ा घटा भी दो, ताकि बच्चे पे वो हल्का सा वो हैबिट तैयार हो कि मुझे प्रेशर में हाँ, मुझे 10 के 10 सवाल सोल्व नहीं करने, मुझे ये देखना है कि उस 5 मिनट में मेरे ज्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं। तो मॉक टेस्ट वहां से भी उसको अप्लाई करना चाहिए। इसको हम आगे से इसको करते हैं, ये बहुत सही चीज आपने अच्छा बताई। शुभम, आपकी रैंक 11 है, यस सर, तो जीएस में कोई बच्चा अगर कोचिंग नहीं लेना चाह रहा है अभी, मान लेते हैं कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, और वो ये चाहता है कि भाई मेरे को 3rd ईयर में जाके मैं ग्रेजुएशन का मतलब एसएससी सीजीएल का पेपर दूंगा, तो जीएस को खुद से अगर तैयार करना शुरू करे, तो किस तरीके से वो तैयार करे? सर एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सिमिलर ही होता है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स। तो और आप तो जैसे एमएससी केमिस्ट्री रहे, यस सर, आपने कैसे तैयार किया? सर पहले मैंने बुक से करने का मतलब वो क्या ट्राई किया, तो समझ नहीं आता था, भूल जाता था। पहले खुद से तैयार कर रहे थे? हाँ, खुद से तैयार करा खुद से तैयार करते क्या डिफिकल्टी महसूस हुई जीएस में? याद नहीं होता सर, जैसे ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें। जैसे कोई एक आध ट्रिक कोई बता सके तो? जैसे सर जो थी डायनेस्टीज आई उनकी अच्छा, वो डायनेस्टीज का जो सीक्वेंस होता है उसको याद करने की ट्रिक बता देते, पहला लेटर जो अपने केमिस्ट्री में जो बनाते थे Yes, टेबल, वैसे यस तो उसका रोल होता है। होता है सर, और जल्दी। अभी सीजीएल की जीएस देखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि कॉन्सेप्चुअल जाते हैं अब, या अभी भी फैक्चुअल है, या बीच बीच का सा हिस्सा है? भाई फैक्चुअल भी है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी आ रहा है। वो बीच का ही है सर, कुछ फैक्चुअल है अच्छा। और कुछ कंसेप्चुअल है। और जो ये स्टैटिक जीके है जीएस में, इसका कितना अहम रोल है अभी स्कोरिंग में? इसका प्री में तो है सर, प्री में काफ़ी अच्छा खासा है, मेंस में इतना नहीं है। मेंस में तो कोर सब्जेक्ट है उनका ज़्यादा है, और इसका कोई मुझे लगता नहीं कॉन्सेप्ट होता होगा, ये तो वो ट्रिक्स ही है सर, बस स्ट्रेटेजी वो बार 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 रखते रहो। यस पवन सर हमारे टीचर हैं जीएस के। सर ये बच्चा है शुभम, जिसका सिलेक्शन हुआ है, आप कुछ इससे पूछना चाहें? आपका हिंदी सब्जेक्ट भी हो सकता है आने वाले वक्त में एसएससी सीजीएल में पूछा जाए। सर अभी तो जीडी में आता है, तो अभी सीजीएल में आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था है ना, क्वालिफाई कर लिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं निकला, तो वो क्या कमियां रही जिस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो करके सेकंड अटेम्प्ट में आपने सीजीएल क्रैक कर लिया? मतलब क्या बच्चे को करना चाहिए कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल ले? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ और सेकंड में हुआ, तो एक तो ये था कि सर तैयारी ग्रेजुअली बढ़ी रही थी, एक ये था कि हाँ मेरे साथ सर ये दिक्कतें थी, मैंने ये गलतियां की, ये मैं गलतियां नहीं करता तो मेरा शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हो सकता था। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ये था कि मॉक मैंने बहुत कम लगाए थे, मेरा फोकस था सिलेबस कंप्लीट करूं और रिवाइज करूं उनको, तो वो आदत नहीं थी कि मैं टाइम पे फिनिश कर पाऊं। प्री को भी मतलब दिक्कत आई थी थोड़ी बहुत, और मेंस की भी इतना नहीं बना, मतलब काफ़ी क्वेश्चन दो थे, टाइम के प्रेशर में सिली मिस्टेक्स काफ़ी हुई थी,
तो यही सजेशन दूंगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ, प्रैक्टिस करो। तो उससे क्या माइंड सेट बन जाता है। अगर आपको जैसे अंडर प्रेशर हो तो जो क्वेश्चन आपको 50% भी आता है तो उसको आप कर सकते हो, जैसे अच्छा, उसको ट्राई कर सकते ट्राई कर सकते हो। और अगर मॉक कम दिए हैं आपने तो जो आता है वो भी नहीं होगा एग्जाम प्रेशर नहीं होगा। यस। और वैसे लास्ट टाइम आपका 2024 वाला प्रीलिम्स भी नहीं निकला था या मेंस में रुके? मेंस में रुका था सर मैं। मेंस में कितने नंबर से रह गए थे? मेरे 318 बन रहे थे तो नॉर्मलाइज होके 308 हो गए थे सर। वो और जर्नल से हो क्या कैटेगरी? ओबीसी है सर कैटेगरी तो। ओबीसी के? यस सर। लेकिन उसमें नहीं हो पाया। अच्छा शिवम, अभी रीजनिंग का क्या स्कोर रहा? रीजनिंग कंप्लीट 90 आउट ऑफ 90। और रीजनिंग की कहीं कोचिंग लिया, खुद से तैयारी की? सर प्रीवियस ईयर की लगाए और मॉक, PYQ केवल? हाँ मॉक टेस्ट, और जैसे कोई हार्ड टॉपिक लगता था तो उसकी वीडियोस देख ली यूट्यूब पे। सर किस किस स्टूडेंट लो कर रहे हो? लो ये बच्चे हैं सर शुभम। नमस्ते सर। सर एक चीज बताओ, आप रीजनिंग के तरह बड़े टीचर हो, बच्चे रीजनिंग की कोचिंग क्यों नहीं गए? सर मैंने 4 सब्जेक्ट ही उनको 4 बीमारियों के नाम दिए, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश है। रीजनिंग आपका सर जुखाम है जिसका बच्चा दवा लेना ही नहीं चाहता, वो चाहता है काढ़े या चाय से ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद में उसका आता है इंग्लिश, जिसको वो बुखार मानता है कि वायरल फीवर होगा, थोड़ी सी दवा ले लेता हूँ कोई। उसके बाद में आता है सर मैथ, जिसको मानता है वो हार्ट अटैक कि मुझे एक बार दिखाना ही पड़ेगा। हाँ तो उसके स्ट्रेट डालते हैं। हाँ। और जीके जीएस मानता है सर कैंसर, कि कोई भी कैसा भी इलाज मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, कोई पीडीएफ कुछ भी वो ले लेता है वो। तो सर रीजनिंग जुखाम है, इसलिए बच्चे प्रैक्टिस से ही काम चला लेते हैं और वो हो भी जाता है सर। प्रैक्टिस से हो भी जाता है। हाँ सर। शुभम, यस सर। रीजनिंग में अगर देखें तो कौन से 2 टॉपिक ऐसे हैं जो यूट्यूब से पढ़ने के बाद भी थोड़े से कहीं ना कहीं पेपर में फंसा देते हैं? एनालिटिकल रीजनिंग है सर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट और ये इन्फरेंस, इनमें सारी कंफ्यूजन होती है। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, 3-4 टॉपिक हैं ये। आपने रीजनिंग की कहीं से वीडियो वगैरह देखी थी यूट्यूब पे? देखी थी सर, किससे? पीयूष सर थे। और पीयूष सर ने क्या पढ़ा रखा है? शायद यही पढ़ा रखा है, डिसीजन मेकिंग, हाँ, या यही देखी थी सर, यही वाली वीडियो। हाँ यही वीडियो उनकी बहुत ज्यादा हिट होती है, इसी वजह से सारा बच्चा पढ़ता है। लॉजिकल रीजनिंग क्या है ना सर, क्रिटिकल थिंकिंग पर डिपेंड करती है। अब उसमें होता क्या है ना, सिचुएशन रिएक्शन ही होता है एक तरह से, कि हम किसी सिचुएशन में आ गए तो अभी हमें क्या एक्शन यहाँ पे लेना होगा। तो उसके लिए ना थोड़ा सा साइकोलॉजी भी बच्चे को पढ़ानी पड़ती है उसके साथ साथ, तब वो बेहतर हो सकती है। अगर हम सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे कभी नहीं हो सकता। तो उसमें साइकोलॉजी समझनी होगी कि किस सिचुएशन में ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है, तो पूरा उस पर डिपेंड है। तो सर मैं तो उसके रूल्स एक सवाल आपसे पूछता हूँ। जी सर। बहुत मतलब आप लोग निकालते हुए डेट हुई। जी सर। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जन्म 20 अप्रैल 1984 को हुआ। जी सर। उस दिन का डे बताओ कौन सा था सर, और आपका 10 सेकंड। 20 का मतलब सर यहाँ पर हो जाता है। नहीं आंसर निकालो सर। हाँ सर आंसर ही निकालो सर। 6 और अप्रैल का कोड यहाँ पर सर 0 हो जाएगा। 1900 की बात करेंगे तो इसमें सर हमारे पास में आ जाएगा 1। 84 की बात करेंगे सर ये 0 है, और 84 में 4 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर तो सर ये आपका 21 आएगा, और 5 ऐड और कर देंगे। 21 खत्म, 6 और 1 7 खत्म, 5 मतलब सर आपका फ्राइडे को जन्म हुआ था। अभी गूगल चेक करना पड़ेगा सर। फ्राइडे को ही हुआ था, कर लो सर गूगल चेक। 20 अप्रैल फ्राइडे सर। फ्राइडे आप जीतते हैं सर 1 रुपया। आप बिल्कुल सही पढ़ाने लग रहे हैं, आप पढ़ाते रहे, थैंक यू। अच्छा मुझे शुरू में एक चीज का जवाब देना कि जब कोई बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है ना तो उसके पास 2 चीजें आती हैं, और खासकर ये बीटेक वाले जो बच्चे हैं या बीएससी वाले बच्चे, इनके पास 2 चीजें माइंड में आती है कि हमें कोचिंग लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या हम यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। दूसरा, जो बच्चे जिनका बेसिक नॉर्मल है उनके लिए कंफ्यूजन ये रहता है कि हमें पढ़ना किस टीचर से है। तो मेरे 2 सवाल हैं। पहला कि यूट्यूब आपको लिमिटेड टाइम में वो सफिशिएंट रिजल्ट दे पाता है कि नहीं दे पाता। दूसरा, किसी भी सब्जेक्ट में एक अच्छे टीचर की तलाश करी कैसे जाए, क्योंकि अब टीचर भी बहुत है, कंटेंट भी बहुत है, ओवर कंटेंट है। इन दोनों सवालों पे मैं जवाब चाह रहा हूँ आपका। सर टीचर का तो ऐसे है, आप एक बार मतलब ट्राई करके देखो, वीडियो देखो 1-2, अगर फिर आपको समझ आ रहा है तो आप उनका कोर्स खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है आपने पहले कोर्स ले लिया फिर आप ट्राई कर रहे हो, हाँ, ट्राई कर फिर गलत है, ये गलत है। और यूट्यूब की बात ये है सर कि यूट्यूब जैसे आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वो है दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा, तो वो आप यूट्यूब से चेक कर सकते हैं। अच्छा, पूरा सिलेबस प्रैक्टिस वगैरह मतलब एक जगह पे चाहिए तो वो तो आप कोर्स से कर हाँ, सकते हैं। कोर्स से करते हैं। हाँ, किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे इशू है तो आप उस चीज को सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा होता है
तो उसको कुछ चीज़ें जैसे जीएस में और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, मुझे लगता है मैथ में इतना बेसिक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेसिक से ही पढ़ना होता है। लेकिन मैथ में या इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ें जो फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में जब बच्चा होता है तो खुद से थोड़ा थोड़ा तैयार करता रहे जीएस और इंग्लिश में, और कहाँ से वो तैयार करे उन चीज़ों को? जीएस में तो सर वही है, बुक्स पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, जैसे मैंने वो किया था, मैंने ट्राई किया, तो थोड़ी बहुत हेल्प हुई, बेस बन गया उससे। अच्छा, पूरी एनसीईआरटी खत्म की थी कि थोड़ा पढ़ के छोड़ा? नहीं, जो मेन सिलेबस चेक किया एसएससी का, हाँ। फिर उससे रिलेटेड पढ़ता रहा सर थोड़ा बहुत। अच्छा। और इंग्लिश का तो सर जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से था, हाँ। तो वो बेस बना हुआ था पहले से, तो थोड़ा मोक वोक लगा के देखे तो लगा कि कहाँ कमी आ रही है, तो उस हिसाब से कोर्स ले लिया सर। अच्छा सो एक चीज़ और भी है कि आज के समय में ना ऑनलाइन कोचिंग में या यूट्यूब में एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि जब आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहाँ एक माहौल मिल जाता है आपको पढ़ने का, आपका कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप अकेले कमरे में बैठे होते हैं, तो आपका कोई कॉम्पिटिटर होता नहीं है वहाँ पे, और जिस दिन आपको एक्चुअल कॉम्पिटिशन का पता चलता है उस दिन आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो लाइब्रेरी कितनी ज़रूरी है एक बच्चे को शुरुआत में पढ़ने के लिए, या वो रूम पे रह के भी तैयारी हो सकती है, और आपने कैसे तैयारी की? सर मैंने स्टार्टिंग में लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, क्योंकि यही था कि काफ़ी डिमोटिवेशन आता था कि हो नहीं पाता था, कि कभी ब्रेक आ रहे हैं, लगातार ब्रेक आ रहे हैं, कोर्स कंटिन्यू नहीं चल रहा। तो इसलिए मैंने कोर्स कंप्लीट करने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की। फिर कोर्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद रिवीजन का काम बचा था, तो वो मैंने घर से स्टार्ट किया। मतलब कुछ दिन मतलब दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ मैं, तो लाइब्रेरी थोड़ी दूर थी। अच्छा। तो वो नीड फील नहीं हुई, तो पास में ही दोस्त भी रहता था एक, तो हम दोनों मिलके साथ में सेपरेट रूम में तैयारी कर लेते थे कभी कभी। नाइस। अच्छा, कुछ नए बच्चों को आप कुछ अपनी तरफ से कोई नई चीज कुछ भी बताना चाहें तो? ये मॉक्स पे फोकस करना चाहिए सर, और मॉक्स ऐसे लगाने चाहिए जो एग्जाम लेवल से काफ़ी हार्ड हो। जैसे मेरा था इंग्लिश में कि एजुकेटिव पैटर्न आया, तो मेरे प्री में काफ़ी स्कोर कम हो गया, जिसमें मेरे स्कोर आ रहा था 47 48 इतना एवरेज था। तो वो दूसरा नया पैटर्न आया, तो उसमें स्कोर एवरेज था 38 37 इतना पहुंच गया, तो मेरे प्री में भी इतने 37 नंबर आए थे। तो मैंने अपने प्रैक्टिस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। नाइस। मॉक बढ़िया लगाए तो उसके हाँ, ये नहीं, आप थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है एग्जाम में। तो चलिए मेरे बच्चे, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिली होगी इससे जानकर। और हाँ, जिस किताब की मैं चर्चा कर रहा था कि एडुकेटिव बेस्ड पे कुछ नया कंटेंट लेके आते हैं, तो उसकी कोशिश करते हैं। बहुत जल्द आपसे मिलता है। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू भाई शुभम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।